Hello everyone and welcome to your YouTube channel English for All by शेखर खरा। अब हमने एक नई सीरीज चालू की थी जहां पर हमने एमपीएससी राज्य सेवा मेंस का इंग्लिश पेपर एनालिसिस शुरू किया था। तो इसके पहले दो पार्ट्स हुए हैं। तो पहले पार्ट में हमने 14 क्वेश्चंस कवर किए थे और सेकंड पार्ट में हमने 16 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो बचे हमारे 20 क्वेश्चंस है। तो आज का ये थर्ड पार्ट विल बी द लास्ट पार्ट। तो इसमें हम बचे हुए 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिन्होंने भी पहले दो वीडियोस नहीं देखे, आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू गो एंड वॉच दोस वीडियोस सो दैट आपका एक कंटिन्यूएशन में सीरीज चलेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर पेपर एंड द अप्रोच रिलेटेड टू इट। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने 80 तक यहाँ तक हमने लास्ट किया था। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब्स, आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड लेक्सिकल वर्ब्स। अब लेक्सिकल वर्ब्स का मतलब क्या होता है, लेक्सिकल वर्ब्स का मतलब होता है मेन वर्ब्स। ठीक है। लेक्सिकल वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब्स। आसान भाषा में अगर समझना, तो हमें यहाँ पर क्या करने के लिए बोला है कि इन सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए और मेन वर्ब्स चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट स्टेटमेंट, बी देयर एट 8 o'clock, बी देयर एट 8 o'clock। तो यहाँ पर एक ही वर्ब है, दैट इज बी। बी इज द ओनली वर्ब ओवर हियर। ठीक है। सो दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर लेक्सिकल वर्ब। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज आर लेक्सिकल, दिस इज आर लेक्सिकल वर्ब ओवर हियर। सो बी लेक्सिकल कौन सा ऑप्शन है, सो वी हैव ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। तो बी एंड ऑप्शन 4 ऑल्सो। तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा कट होता है। अगर एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो वी हैव ओनली, सॉरी, ओनली वन ऑप्शन दैट वी कैन एलिमिनेट। चलो जी। सो बी लेक्सिकल है, सो दिस कैन बी द आंसर, दिस कैन बी द आंसर, और ऑप्शन 4 ऑल्सो कैन बी आवर आंसर। नाउ लेट्स लुक एट दिस सेकंड स्टेटमेंट। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। सो आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। तो दिस इज सब्जेक्ट, आई हैव हैड। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या यूज हुआ है कि सब्जेक्ट यूज हुआ है आई, देन यू हैव प्लस V3, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। सो हैव प्लस V3। अब यहाँ हैव जो है दिस इज आर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब होता है, और ये V3 जो होता है ये अपना मेन वर्ब होता है। ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सिनारियो, दिस टेंस इन टोटलिटी, ये जो है पूरा, ये दिस एंटायर थिंग इज आर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो हैव यहाँ पर जो है, हैव यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैड जो है ये मेन वर्ब है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अब ये तो गया, हैव ऑक्सिलरी ओके, हैड लेक्सिकल दैट इज मेन वर्ब, हैव लेक्सिकल ये गलत है, हैड लेक्सिकल ये सही है, लेकिन ये दोनों का ऑप्शन गलत है तो ये गलत हो गया, ऑप्शन 3 कट गया। बी लेक्सिकल ओके फाइन, हैव लेक्सिकल, हैव मेन वर्ब है क्या, तो नहीं है। हैड ऑक्सिलरी गलत। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गया, तो करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन 1। लेकिन हम सारे सेंटेंसेस को भी हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है। सो हैव इज ऑक्सिलरी, हैड इज लेक्सिकल दैट इज मेन वर्ब। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। डू कम इन, नाउ डू इज ऑक्सिलरी, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, एच लिख देता हूं मैं यहाँ पर, और कम जो है दैट इज मेन वर्ब, एम लिख देता हूँ यहाँ पर। सो डू ऑक्सिलरी, कम लेक्सिकल दैट इज मेन वर्ब। थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। आर यू डूइंग कंप्यूटर साइंस एट कॉलेज, सो वी हैव टू वर्ब्स आर एंड डूइंग। आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है। सो आर ऑक्सिलरी, डूइंग लेक्सिकल, सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। करेक्ट आंसर फॉर 81st क्वेश्चन इज 1। ठीक है। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 81 इज 1। जस्ट होल्ड ऑन। ओके। ठीक।
चलो तो आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 82। ना क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है जी, तो क्या करना है? करेक्ट सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना। आइदर ही और यू आर गोइंग टू पे द डैमेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? आइदर और, ठीक है ना। सो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी दो सब्जेक्ट्स आइदर और से जोड़े जाते हैं, whenever we join two subjects with either or, हमारा वर्ब जो है, ठीक है ना, when either or joins two subjects, वर्ब जो है, वर्ब agrees verb agrees with the nearest subject, nearest subject, verb agrees with the nearest subject। तो यहाँ पर कौन से दो सब्जेक्ट्स है? वी हैव ही, ठीक है ना, एंड वी हैव यू। तो ही और यू है, तो आर जो है, अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? यू है, तो आर जो है वो यू के साथ मैच हो रहा है या एग्री हो रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा वाला। ईच ऑफ द ऑफेंडर्स हैव टू बी पनिश्ड। अब ये गलत है, क्योंकि ईच जो है, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाएगा, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं कि ईच जो है, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब क्या जाएगा? सिंगुलर वर्ब जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। लेट्स लुक एट द थर्ड वन। The whole group of pedestrians, the whole group of pedestrians stuck by, was stuck by the speeding vehicle. Okay, was stuck by the speeding vehicle. The whole group of pedestrians was, अब whole group singular है, was use हुआ है, which is correct. Was stuck, ठीक है, तो B plus V3, okay fine, कोई नहीं। This is in passive tense, oh sorry, passive voice। तो ये भी स्ट्रक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सही है, बाय द स्पीडिंग व्हीकल। सो कुछ कोई गलती नहीं है। ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82 विल बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। इस ये वाले, ये जो दो मैंने आपको बताया, ये जो दो रूल्स मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ये जो दो, अभी यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। ये जो दो दो रूल्स बताया मैंने, आइदर और वाला और ईच वाला, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखना अपने कॉपीज में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। So I will mark this question as important. Those who are studying, those who are going to appear, just expect questions on these, on this rule. Not on this rule, but this actually this comes from the topic subject verb agreement. ठीक है ना, subject verb agreement, subject verb agreement। ये जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप ढंग से करना। दिस चैप्टर itself is very important, ठीक है ना। चलो, without wasting any time, let's go to question number 83। He heard the king's remark, he held his breath। ओके, करना क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट सिंपल सेंटेंस ऑफ द अब सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? अब सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल सेंटेंस मतलब ओनली वन क्लॉज, एक ही क्लॉज होगा उसमें। कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो सकता है, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने बस दो शब्दों को जोड़ना है, ठीक है ना, दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ सकता, ठीक है। अब देखते हैं। आप बस याद रखना कि सिंपल सेंटेंस मतलब एक ही क्लॉज होता है उसमें। As soon as he heard the king's remark, he held his breath। अब यहाँ पर as soon as यूज हुआ है, which is a subordinating conjunction, cannot be your answer। On hearing the king's remark, he held his breath। On hearing the king's remark, he held his breath। Now this can be your answer। क्वेश्चन मार्क डालते हैं, क्योंकि हमने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी देखना है। He heard the king's remark and he held his breath। अब and ये जो है, ये हमारा है, and जो है, this is our what we can say coordinating conjunction। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है, वो हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है, ठीक है ना, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है, ठीक है ना। तो थर्ड वन इज रॉन्ग। किंग्स रिमार्क मेड हिम हेल्ड हिज ब्रेथ।
King's remark made him held his breath. Now, this is also a simple sentence, but it is not exactly uh, what we can say. It is not exactly satisfying or justifying the given question. King's remark made him held his breath. So this also will not be the answer, क्योंकि यहाँ पर ये जो heard वाला बात है ना कि सुनना, ये यहाँ पर mentioned ही नहीं है fourth में, इसलिए we'll go with option number two. Hence the correct option for question number 83 will be option number two. ठीक है? Let's move on to the next one, that is 84th. Identify the sentences which contain infinitives. अच्छा, infinitive मतलब क्या? Infinitive के तीन types होता है. एक होता है full infinitive. Full infinitive मतलब 2 plus V1. ठीक है? Then we have bare infinitive. Bare infinitive मतलब 2 plus V1 में से 2 हट जाता है V1. And then we have split infinitive. Split infinitive is what? 2 plus adverb plus V1. ठीक है ना? अब स्प्लिट जो है दैट इज अ बिट कंट्रोवर्शियल, तो इसको मैं यहाँ पर स्टार मार्क करके रख रहा हूँ. स्प्लिट इंफिनिटिव इज अ बिट कंट्रोवर्शियल. Some grammarians say it is correct, some grammarians say it is wrong. So we don't know what the MPSC follows. So it is a bit into controversy only. So लेकिन आपको पता होना चाहिए. अब जनरली आपको स्प्लिट इंफिनिटिव पे क्वेश्चन आएगा नहीं. ठीक है? अब इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा जब एक वर्ब से रिलेटेड, इंफिनिटिव से रिलेटेड जब एक चैप्टर आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा. ना इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव एक्चुअली कम्स फ्रॉम द और फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट वी कैन से. मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ. इन्फिनेटिव जो है, चलो यही पे लिख देता हूँ. इन्फिनेटिव्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स मतलब क्या? जो अपना टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होते. ठीक है? चलो ये डिटेल वीडियो में आपको समझा दूंगा. अभी बस याद रखना आप कि फुल इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, बेयर इन्फिनेटिव इज V1. चलो तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पे. आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विच कंटेन इन्फिनेटिव्स. ठीक है? टू टेल द ट्रूथ आई क्वाइट फॉरगॉट माई प्रॉमिस. तो टू टेल है तो यहाँ पर इन्फिनेटिव है तो ए है. आई सॉ हिम गो. ओके, आई सॉ हिम गो. चलो ठीक है. यहाँ पर भी आई थिंक फाइन. ओके, लेट्स. यहाँ पर है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास. रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास. अब यहाँ पर नहीं है बिकॉज गैदर्स आया हुआ है. रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास. तो दिस इज नॉट, क्योंकि यहाँ पर एस लग चुका है तो दिस इज अ फाइनाइट वर्ब. ये नॉन फाइनाइट नहीं है. सो सी इज नॉट द आंसर. तो सी नहीं है तो देखो वन ऑप्शन कट गया, सेकंड ऑप्शन कट गया. ठीक है? नाउ लेट्स से चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैसल्स. नाउ मेकिंग जो है, चिल्ड्रन लव मेकिंग. अब मेकिंग जो है यहाँ पर दिस इज जेरेंड. ये एक जेरेंड है. आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग अर्ली. माई लीविंग अर्ली. नाउ दिस ऑल्सो इज योर जेरेंड. तो ये दोनों भी जेरेंड है, मेकिंग और लीविंग. सो डी भी नहीं है, ई भी नहीं है. ठीक है ना? तो ऑप्शन आपका बचता है ओनली ए एंड बी. तो हमने यहाँ पर लिखा था कि टू टेल इज फुल इन्फिनेटिव. देखो जैसा हमने यहाँ पर लिखा. एंड सॉ जो है दैट इज योर बेयर इन्फिनेटिव. ठीक है ना? सो द ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है जी. चलो तो आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको समझा होगा. एक डिटेल वीडियो भी मैं इसका लेके आऊंगा. इफ यू वांट मी अ डिटेल वीडियो ऑन वर्ब्स जस्ट कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके रखना. चलो तो 85th. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद सब्जंक्टिव मूड. अब सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? अब सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है? जनरली जो विश होती है, हमारे विशेस जो होते हैं, या हमारे समथिंग दैट वी आर होपिंग फॉर, समथिंग दैट वी आर होपिंग फॉर और समथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी ऑफ. यहाँ पर एक्चुअली ये टेंस नहीं है, एक मूड होता है. और इसमें क्या होता है ना, विश होती है या होप होता है. एंड जनरली इसमें क्या होता है ना, वर्ब जो है वो आपका आता है आइदर बी फॉर्म में होगा या फिर वो होगा आपके
व्हाट वी कैन से बेस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो ये सब्जेक्टिव मूड भी मूड से रिलेटेड है। अगर आपको इस पे भी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे समझ आए कि आपकी डिमांड क्या है। जो भी आपकी डिमांड होगी वैसे मैं आपको सप्लाई करूंगा। विल गो बाय द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चलो, इफ शी लाइक्स दिस पेन, इफ शी लाइक्स आ गया है, सो इट इज नॉट इन बेस फॉर्म, so this is not subjunctive mood. Help me if you can. Okay, help me if you can. Mhm. Help me. चलो, इसको क्वेश्चन मार्क लगा के रखते हैं। दूसरे पहले देखते हैं। द सेंटेंस इज दैट द प्रिजनर बी हैंग्ड। अब देखो, ये बी में आ गया, सो दिस इज सब्जंक्टिव मूड। गॉड सेव द क्वीन। अब गॉड सेव द, गॉड क्या है? गॉड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था? गॉड सेव्स द क्वीन। ठीक है ना? लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं, सो तो गॉड सेव द क्वीन आ रहा है। सो सी एंड डी बोथ आर योर सब्जंक्टिव मूड्स। तो ऑप्शन बी, सी और डी ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, सो वी हैव ओनली ऑप्शन सी एंड डी। दैट इज योर करेक्ट आंसर। हेल्प मी इफ यू कैन इज अ कंडीशनल। ठीक है ना? हेल्प मी इफ यू कैन इज अ कंडीशनल है। ठीक है ना? तो ये सब्जंक्टिव नहीं है, दिस इज अ कंडीशनल। So this is not going to be your answer, or this is not going to be the correct sentence which has subjunctive mood in it. Hence, your answer for question number 85 will be four. ठीक है? इसको ध्यान में रखना आप। चलो, आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस? ठीक है, अंडरलाइंड फ्रेजेस कौन सा है? लाफ एट। ठीक है, ग्रीजिंग द सेक्रेटरीज palm। ओके जी। Then we have an axe to the grind. Okay, now very easy. All of them are easy. In a nutshell, this is also pretty easy. ठीक है ना? ये भी काफी आसान है। अब लाफ एट का मतलब क्या होता है? लाफ एट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ा। ठीक है ना? अब मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूँ। इट इज अनकाइंड टू लाफ एट अ पर्सन हु इज इन ट्रबल। मतलब ये कह रहा है कि किसी का मजाक बनाना, स्पेशली ऐसे लोग ऐसे इंसान का जो कि पहले ही दिक्कत में है, उसका मजाक बनाना इज नॉट अ गुड थिंग, और इट इज अनकाइंड। सो लाफ एट का मतलब होता है मेक फन ऑफ। ठीक है, सो दिस इज वन। ग्रीजिंग द सेक्रेटरीज फार्म, ही प्रोक्योर्ड द कॉन्ट्रैक्ट बाय ग्रीजिंग द सेक्रेटरीज फार्म। ठीक है ना? अब आपको अगर इन इडियम्स का या इन अंडरलाइन फ्रेजेस का एक्चुअल मतलब भी नहीं अगर पता होगा, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना? यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट से आप एक, व्हाट वी कैन से, वी कैन मेक अ एन इंटेलिजेंट गेस। ठीक है ना? आप एक अंदाज लगा सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट से इसका मतलब क्या हो सकता है। ही प्रोक्योर्ड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या? उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया बाय ग्रीजिंग द सेक्रेटरीज पाम। मतलब सेक्रेटरी का पाम ग्रीजिंग करके उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब ग्रीजिंग द पाम मतलब पाम को कोई ग्रीज नहीं लगाया उसने। इसका मतलब क्या होता है कि उसको उसने ब्राइब दिया है, सेक्रेटरी को उसने कुछ, या गिवन द सेक्रेटरी समथिंग जिसकी वजह से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ग्रीजिंग द पाम का मतलब होता है ब्राइब। सो दिस इज, ठीक है ना? सो वन का ई ऑप्शन और टू का डी ऑप्शन, ऐसा कोई है क्या? वन का ई, ये मिल गया, ये भी है। टू का डी, ये है, ये है। चलो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन वन कट गया, ऑप्शन थ्री कट गया। नाउ देर इज अ फाइट बिटवीन टू एंड फोर। देखते हैं। His unusual surrender shows that he has an axe to grind in his deal. In this deal, his unusual surrender shows that he has an axe to grind. मतलब उसका अनयूजुअल सरेंडर करना शोज समथिंग इन दिस डील। अब शोज समथिंग इन दिस डील का मतलब क्या होता है? हम्म, अब इसका मतलब आपका होगा, व्हाट वी कैन से, his unusual surrender shows that he has an axe to grind in this deal। इसका मतलब आपका होगा he has some selfish, he has some selfish motive। मतलब उसका सरेंडर करना was not expected, बट उसने सरेंडर किया उस डील में। अब क्यों किया? बिकॉज he had some selfish motive, so we can say B option is the correct one for, so थर्ड का होगा B। थर्ड का B is this ऑप्शन। आपका करेक्ट आंसर शुड बी फोर, लेकिन फिर भी हम फोर्थ को एक बार चेक कर लेंगे। शी गेव द स्टोरी इन अ नटशेल। इन अ नटशेल मतलब क्या?
बहुत कम समय में या बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में उसने स्टोरी को बताया। ठीक है ना, ब्रीफ में। तो ब्रीफ है क्या कहीं पर? यस, वी हैव ऑप्शन सी। तो सी का ऑप्शन होगा फोर। सी का फोर इज सी। तो सारे ऑप्शन हमारे बैठ रहे हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको नोट डाउन करके रखना, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप अपने नोट्स में रख के ऐसे कुछ तो लिख के रखना कि लाफ एट का मतलब क्या होता है। लाफ एट का मतलब होता है मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ। अब ये तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये जो है ग्रीजिंग द सेक्रेटरीज फार्म एंड एन एक्स टू ग्राइंड एंड इन अ नटशेल, इसके आपके एक सेपरेट नोट्स में बना के रखें। पॉज द वीडियो एंड डू द नोट्स नाउ ओनली। ठीक है ना। बाद के लिए मत रखना, वो बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है, वो कभी नहीं होगा। तो जस्ट पॉज द वीडियो, मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड देन वॉच द रिमेनिंग वीडियो। चलो जी, having said that, let's move on to the next question, that is 87th. Identify the correct sentence or sentences. ठीक है। Identify the correct sentence or sentences. ठीक है। The fire spread through the building. The fire spread through the building quickly. अब पास्ट में चल रहा है। The fire spread through the building quickly, but everybody could escape. But everybody could escape. तो अब यहाँ पर could जो है, ऐसा नहीं कि it is completely wrong. The fire spread through the building quickly, but everybody could escape. अब could का जो यूज है, that is generally be used for past ability. ये could जो है, we use it for past ability. And the statement यहाँ पर is not talking about any past ability. ठीक है ना। So the fire spread through the building quickly, but everybody could escape is not completely incorrect, but more appropriate would be, but everybody was able to escape. Was able to, was able to escape, ये जो इसको कहते हैं हम फ्रेजल मॉडल्स। ये जो है ना, was able, दिस इज अ फ्रेजल मॉडल। दिस इज अ फ्रेजल मॉडल ऑक्सिलरी, एंड इसका यहाँ पर यूज करना इज मोर अप्रोप्रिएट। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। द फोन इज रिंगिंग, इट कैन बी टिम। द फोन इज रिंगिंग, इट कैन बी टिम। अब यहाँ पर इट कैन बी टिम नहीं, अब यहाँ पर इट इज अ पॉसिबिलिटी, rare, or what we can say, not a strong possibility. तो यहाँ पर it can be Tim is not wrong, completely wrong नहीं है, but इसका more appropriate version would be could। ठीक है ना, इसका more appropriate version would be could। The phone is ringing, it could be Tim, not it can be Tim। So second also is wrong. These are not exactly grammatically incorrect sentences, but I'm just giving you the more appropriate answers. What do I have to do? What do I have to do to get a driving license? So, what do I have to do to get a driving license? This is absolutely correct sentence. कोई भी error नहीं है। Correct answer आपका इसलिए होगा option number 3। I hope आपको ये समझ में आया होगा। Let's move on to the next question, that is find out the correct synonym for vintage and sacrosanct. अब सिनोनिम मतलब क्या? सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वाला। तो विंटेज का मतलब होता है समथिंग दैट इज क्लासिकल, समथिंग दैट इज ओल्ड, something that is not from this generation, something that belongs to the previous generations. So vintage का मतलब होगा क्लासिक। यहीं पर आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है ना। बाकी अल्कोहलिक इररिलेवेंट है, स्पॉइल्ड अगेन इज इररिलेवेंट, डिजीज, मतलब ऑप्शन से भी आप जा सकते हो। ठीक है ना। तो विंटेज इज क्लासिक, सैक्रोसैंट इज सैक्रोसैंट, सैक्रोसैंट इज समथिंग दैट इज सेक्रेड और प्योर। ठीक है। सो ऑप्शन वन। तो विंटेज का सिनोनिम क्या है? क्लासिक। और सैक्रोसैंक्ट का क्या है? इट इज सेक्रेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 89। वो ये वोकैबलरी से है आपका। ठीक है ना। दिस कम्स फ्रॉम योर वोकैबलरी। मैंने वोकैबलरी की सीरीज भी है जहां पर मैं रूट वर्ड से आपको वोकैब सिखा रहा हूँ। तो जिनको भी वोकैबलरी से प्रॉब्लम है, प्लीज गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज दैट डील विथ रूट वर्ड्स। धीरे धीरे आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी, और वोकैबलरी आपकी रट के अच्छी होने वाली नहीं है। ठीक है ना। पाठांतर करून या रट के मगिंग अप इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू enhance your vocabulary. What you need to do is read, either you should be a voracious reader or you should be going through the books. And developing vocabulary needs patience. रातों रात नहीं होने वाला।
आपने consistently you have to do it for another, or we can say for 2 to 3 months, and then you can see the change in yourself. चलो जी, तो let's move on to question number 89. Find the correct antonym for ostentatious. Now ostentatious क्या मतलब क्या है? Now this is a word which is not used regularly. Ostentatious का मतलब होता है something that is showy. Show off करने वाला जो होता है ना, we can say showy, or we can say show off. शो ऑफ करने वाला जो होता है ना, जैसे जनरली पैसों का, वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, इनका जो शो ऑफ करता है उसे हम कहते हैं ऑस्टेंटेशियस। तो इसका हमें एंटोनिम चाहिए, मतलब ऑपोजिट चाहिए। सो पॉम्पस जो है, पॉम्पस इज सिनोनिम। पॉम्पस जो है वो ऑस्टेंटेशियस का सिनोनिम है, तो आपका आंसर नहीं होगा। लाउड, लाउड ऑल्सो कैन बी, it is not a direct synonym, but we can contextually we can say yes, it is like more similar or more tilted towards ostentatious. So this also cannot be your answer. Not eager is irrelevant, cannot be your answer. Not resonant will be your, or has to be your answer, because resonant का मतलब क्या होता है? Something that has an impact, something that has an impact, something that is loud, we can say. ठीक है ना? तो वो नहीं होना कैन बी द एंटोनिम। अब यहाँ पर अगर आप मुझे अगर पूछोगे ग्रामेटिकली, तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट और द एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशियस। बट इफ वी गो बाय द ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप इसका मीनिंग नोट डाउन करके रखना। अगेन, गो एंड वॉच द वोकैबुलरी वाला वीडियोस, रूट वर्ड वाला, इट विल हेल्प यू इमेंसली। चलो, क्वेश्चन नंबर 90। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो हमें वर्ब का काइंड, काइंड मतलब क्या, टाइप हमें ढूंढना है। ठीक है, सो वी कैन लिफ्ट दिस लोड, वी कैन लिफ्ट दिस लोड। सो दो वर्ब्स है, एक है अपना कैन, वन इज कैन एंड द अदर वन इज लिफ्ट, अदर वन इज लिफ्ट। तो कैन जो है ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है, तो ये रहा आपका ऑप्शन, एक ही मॉडल ऑक्सिलरी। एंड लिफ्ट जो है, एंड लिफ्ट जो है, लिफ्ट आपका जो है दैट इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। वी कैन लिफ्ट व्हाट, अब इसको ऑब्जेक्ट है, सो लिफ्ट ये जो वर्ब है इस सेंटेंस में, इसको खुद का ऑब्जेक्ट है दैट इज दिस लोड। ये जो है इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो जिस जिस किसी वर्ब को खुद का ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब आपका बन जाता है कौन सा, वो वर्ब आपका बन जाता है ट्रांजिटिव। वो वर्ब आपका बन जाता है ट्रांजिटिव। हेंस लिफ्ट जो है दैट इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलो जी, अब रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, सो आई रीड द पैसेज फॉर यू एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। So conversation is a fine art. So this is talking about the first line is about conversation. Conversation क्या है? It is a fine art. It is the art of exchanging thoughts. It is the art of exchanging thoughts. It is an art which even the least gifted of us can cultivate. So it is an art that can be cultivated by any one of us, or even the least gifted. तो पहले दो लाइन पढ़ के तो ये समझ में आ रहा है कि द कॉन्वर्सेशन इज, और द टॉपिक ऑफ the passage is going to revolve around conversation. Not everybody can paint or play music, but almost everyone can talk. See, now everyone can talk. Conversation, therefore, is that art which affords the greatest. It affords the greatest pleasure to the greatest number. Greatest pleasure to the greatest number. To talk, says R.L. Stevenson, is our chief business. So R.L. Stevenson कहते हैं कि it is our chief business in the world. And talk is by far the most accessible of pleasures. So he also says that it is our chief business and most accessible of pleasures. It costs nothing in money. कोई पैसा नहीं लगता. It is all profit. It completes our education. Education complete करता है. Founds and fosters are friendships. Okay. Founds and fosters मतलब friendships को भी मतलब, फाउंड्स एंड फोस्टर्स मतलब हमें दोस्त भी देता है और उस दोस्ती भी बढ़ाता है, ऐसे कह रहा है। And can be enjoyed at any age and in almost every state of it.
सो इतना तो समझ में आ गया था कि इट इज रिवॉल्विंग अराउंड और द सेंट्रल थीम इज कॉन्वर्सेशन और द आर्ट ऑफ टॉकिंग. लेट्स सी आगे क्या होता. कॉन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल द आर्ट्स. सबसे आसान तरीका और सबसे आसान आर्ट है अगर सिखाने की बात आए तो. All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. ऐसा सब्जेक्ट आपको ढूंढना है जो आपके लिसनर्स को एंगेज करके रखें. There are, for example, numberless hobbies to talk about. Okay. But the important thing is that you must talk about the other fellow's hobby rather than your own. तो ये कह रहा है कि कॉन्वर्सेशन में आप अपनी हॉबी से ज्यादा है कि दूसरों की हॉबी के बारे में बात करो. Therein lies the secret of your popularity. अगर ये करोगे तो यहाँ पर आपके पॉपुलैरिटी का सीक्रेट छुपा हुआ. टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द थिंग्स दैट इंटरेस्ट देम. जब भी आप दोस्तों से बात करोगे तो दोस्तों को क्या इंटरेस्ट करता है उस पर बात करो. एंड देन यू विल गेट अ रेपुटेशन फॉर गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट एंड अ ब्रिलियंट माइंड. देयर इज नथिंग दैट प्लीजेस पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट. मतलब ये कह रहा है कि लोगों को सबसे ज्यादा प्लीजिंग क्या होता है, सबसे ज्यादा हैप्पी या सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है, जब आपको इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट में है. ठीक है. दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. दिस इज दीज आर नॉट माय थॉट्स. दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. दिस इज व्हाट द पैसेज इज सेइंग. लेट्स मूव ऑन. So it is just as important. It is just as important to know what subjects what subjects to avoid as what subjects to select for good conversation. तो कौन सा अवॉइड करना है कौन सा नहीं ये आपको पता होना चाहिए. If you don't want to be set down as a wet blanket, set down. If you don't want to be set down as a wet blanket, to be set down as a wet blanket, to be set down का मतलब होता है कैटेगराइज करना या आपके बारे में जजमेंट बताना. As a wet blanket or a bore. Wet blanket मतलब क्या होता है? Someone who is boring, someone who is not enthusiastic, someone who doesn't like to celebrate. ठीक है ना? एक बोरिंग इंसान की तरह ही we can say. So if you don't want to be set down as a wet blanket or a bore, be careful to avoid certain unpleasant topics. Okay. Avoid talking about yourself unless you are asked to do so. जब तक आपको बोला नहीं जाता तब तक खुद के बारे में बोलो मत. People are interested in their own problems. People are interested in your own in their own problems and not in yours, and not in yours. Sickness or death bore everybody. Correct. The only one who willingly listens to such talk is the doctor, but he gets paid for it. Now this is the humor that has been given over here. Okay, let's look at the next paragraph. To be a good conversationalist, you must know not only what to say, but how to say it. ठीक है. तो it is not only about you know what to say, but you should also be knowing how to say it. क्या बोलना है ये पता है, लेकिन कैसे बोलना है ये पता नहीं, तब भी आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट नहीं बन पाओगे, ऐसा ही ऑथर कह रहा है. अब इसका वो जवाब क्या दे रहा है, सोल्यूशन क्या दे रहा है कि बी सिविल एंड बी मॉडेस्ट. आपको सिविल होना है, मतलब अच्छे तरीके से ये करना है, मॉडेस्टली बताना. डोंट ओवर एम्फोसाइज योर ओन इम्पोर्टेंस. खुद का इम्पोर्टेंस को ओवर एम्फोसाइज मत करो. मेक अदर्स फील दैट यू आर अवेयर ऑफ देयर वर्थ एंड इम्पोर्टेंस. बी मेंटली क्विक एंड विटी, बट डोंट हर्ट अदर्स विथ योर विट. आपके विट से दूसरों को हर्ट नहीं होना चाहिए. फाइनली ट्राई टू अवॉइड मैनरिज्म इन योर कन्वर्सेशन. डोंट बाइट योर लिप्स or click your tongue or roll your eyes or use your hands excessively as you speak. Don't be like that Frenchman who said, how can I talk if you hold my hands? ठीक है जी. तो दिस इज ऑल अराउंड कॉन्वर्सेशन. अब पैसेज में देखते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस देखते हैं that are based on the passage. First question is, according to the passage, which art affords the greatest pleasure? Painting, music, conversation, music, and conversation. The answer is going to be conversation only. So, correct answer is option 2. Let's move on to question number 92. What are the important features of the art of conversation? Art of conversation के important features क्या है? It is available to all. Yes. It is free. Yes. हमने देखा अभी पढ़ा. जिनको भी डाउट आ रहा है तो you can just go back, rewind it, and see the passage. So it is available to all. Correct. It is free. Correct. It does not provide pleasure. Wrong. It does provide pleasure. It can be easily taught. Yes. ये भी दिया हुआ है. It is not a fine art. ये गलत है. So correct option is A, B, D.
ABC, CDE, AD, ABD. Yes, we have an option. So again, the answer is option number two. चलो, all the questions or all the options are given in the passage itself. आप वापस जाके passage देखना, आपको answers मिल जाएंगे. Which of the statements are correct? Which of the statements are correct in the context of the passage? An art of conversation is a God-given gift. No, यहाँ पर कहा है कि आपको cultivate करना पड़ेगा, तो it is not God-given, and anyone can, even the least gifted also, or even the least talented also can do it. So one is not right. A is not right. An art of conversation does not provide pleasure. Again, गलत. उल्टा कह रहा है पैसेज की इट प्रोवाइड्स प्लेजर, तो ए एंड बी गया. ए एंड बी गया तो आपका ऑप्शन वन गया, सिर्फ ऑप्शन वन ही गया, तो सी डी ई पढ़ना पड़ेगा. एनीबडी कैन लर्न आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एट एनी एज. करेक्ट है ये. सी करेक्ट है. सी करेक्ट है. तो ऑप्शन थ्री गया आपका. टू एंड फोर बचा. A good conversationalist is always witty and has presence of mind. This also is correct. When you are in conversation, always talk about yourself. Now this is wrong. अब passage में क्या बोला है? Never talk about yourself or talk about yourself only when you are asked to do so. So E option is wrong. So बचा क्या? और correct क्या है? C and D. So correct answer is again option two. Now identify correct meaning of the idiom a wet blanket. जैसे मैंने आपको बोला था wet blanket मतलब क्या? Someone who is boring, someone who lacks enthusiasm, someone who doesn't want to celebrate. तो वेट ब्लैंकेट का मतलब डैम्प ब्लैंकेट नहीं होता. लिटरल मीनिंग नहीं लेना है तो डैम्प ब्लैंकेट इज नॉट करेक्ट. यूजलेस एफर्ट्स इज इररिलेवेंट. कोई आसपास भी नहीं आ रहा ये ऑप्शन. सेलिब्रेंट इसका सिनोनिमस मोस्ट सिमिलर हो सकता है. ठीक है ना. सॉरी, ऑपोजिट हो सकता है. आई एम सो सॉरी, ऑपोजिट होगा. तो किल जॉय. किल जॉय का मतलब क्या? समथिंग दैट इज बोरिंग और समथिंग दैट किल्स द जॉय. सो करेक्ट ऑप्शन इज अगेन आंसर नंबर टू. Question number 95. What is the meaning of founds and posters? Founds and posters मतलब founds and posters friendship. आप वापस से वीडियो देखना. पैसेज में ऐसा बोला है कि it founds and fosters friends or friendship, something like that. तो founds and fosters का मतलब क्या होता है कि वो it establishes as well as develops friendship. So correct answer is option one. Melt and mold irrelevant है. Concretize and support irrelevant. Build a structure and cultivate again is irrelevant. So पैसेज आसान था एंड पैसेज के ऊपर के क्वेश्चंस तो उसके उससे भी आसान. मतलब दो क्वेश्चंस आर ऑन वोकैबुलरी. अगेन वोकैबुलरी इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट पार्ट. अगर आपको चाहिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे एक वीडियो, इफ यू वांट मी टू कवर इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करना मतलब आप चाहते हो कि मैं इसको कवर करूं, तो प्लीज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बताना चाहिए कि यू वांट इडियम्स एंड फ्रेजेस. अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो ही मैं ये वीडियोस बनाऊंगा इडियम्स और फ्रेजेस के. ठीक है. चलो जी, लेट्स गो एंड सॉल्व द रिमेनिंग फाइव सेंटेंसेस. अब हमें क्या करना है? 96 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंसेस. इनकरेक्ट ना, करेक्ट वाले नहीं, इनकरेक्ट देखना. तो हिज ट्राउजर इज टॉर्न इज इनकरेक्ट. व्हाई इनकरेक्ट? बिकॉज इट इज नेवर ट्राउजर, इट इज ट्राउजर्स. और ट्राउजर्स के साथ जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब जाता है. सो द ट्राउजर्स आर ऐसा होना चाहिए. सो ए इज रॉन्ग. ठीक है ना. ए इज रॉन्ग, सॉरी. द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इनवाइटेड. द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इनवाइटेड. ओके, दिस इज करेक्ट. हिज हेयर्स आर ऑल ब्लैक. अब हेयर्स जो है, जो सर के ऊपर जब हम बालों का बात करते हैं तो इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. इसका हेयर्स नहीं होगा. हिज हेयर आर ऑल ब्लैक. दिस अगेन इज योर इनकरेक्ट. $10,000 is a big sum. $10,000. $10,000 is a big sum. अब ये सब तो सही है. $10,000 इज अ सिंगल एंटिटी, इसलिए इज आया है. लेकिन यहाँ पर गलती हुई है कि $10,000 नहीं, डॉलर्स होना चाहिए था. $10,000. So this also has to be the wrong. So A, C, D are wrong. So B is correct. Now यहाँ पर कुछ तो गलती हुई है बिकॉज A एंड C ऑप्शन है. आई थिंक यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है होगा, शायद शायद, आई एम नॉट श्योर.
बट दिस ऑल्सो इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर डॉलर की जगह पर डॉलर्स होना चाहिए था। यहाँ डॉलर की जगह पर क्या होना चाहिए था? डॉलर्स होना चाहिए था। $10,000 इज अ बिग सम। बट अगर हम यहाँ पे कुछ तो एरर हुआ है एमपीएससी की तरफ से, मतलब टाइपिंग एरर और समथिंग लाइक दैट, इसलिए। लेकिन फिर भी अगर हमें ऑप्शन में से जाना है तो देखो, ए बी डी, ए सी डी शुड बी द ऑप्शन। तो ए एंड डी ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज, हो भी सकता है बट ये ए एंड सी आर डेफिनेटली रॉन्ग। ए बी सी, बी तो राइट है तो ये तो गया, बी अगेन राइट है तो ऑप्शन थ्री भी गया। तो ए एंड डी एंड ए एंड सी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर है ना कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, डॉलर्स ही लिखना होगा उनको। ऑप्शन से अगर जाएंगे तो आई वुड स्टिल गो विद ऑप्शन नंबर फोर। ऐसे क्वेश्चन को आपने क्या करना है, यू हैव टू स्किप इट इन द एग्जाम। ठीक है ना? नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएंगे, स्किप द क्वेश्चन इन सच केसेस। अगर रिस्क लेनी है तो आई वुड हैव टेकन ऑप्शन नंबर फोर। चलो 97, आइडेंटिफाई द कंडीशंस एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो कंडीशन हमें दी है लाइकली, अनलाइकली, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, हाइपोथेटिकल एंड अनरियल। ठीक है। सो इफ दे मेड मी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड चेंज मेनी थिंग्स। अगर अगर उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बनाया तो मैं बहुत सारी चीजें बदलूंगा स्कूल में। तो दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज हाइपोथेटिकल। सो वन इज D. I think one is D. So we have two options, 1D, 3D. Sorry, 2D and 3D. Okay, fine. If I went to London, I would seek an audience with the Queen. If I went to London is almost impossible. We can say almost impossible. So two के साथ जाएगा C. तो ये रहा हमारा ऑप्शन, यहाँ पर A आ रहा है, that is likely. If I went to London, I would seek an audience with the Queen. नहीं, तो ये likely condition तो नहीं है. This is more like what we can say unreal. uh, Sorry, almost impossible. So D, C. Second option I think will be the answer. फिर भी हम सारे sentences को check करते हैं. If he worked hard, he would pass. He would pass. If he worked hard, he would pass. अब this is unlikely. If he worked, क्योंकि past condition है ये. अगर if he worked hard, अगर वो करता तो वो पास हो जाता, ऐसा वाला. So that is unlikely. And if he had invited me, I would have gone. अगर उसने मुझे invite किया होता तो मैं वहां जाता. तो वो ऐसा हुआ ही नहीं, पास्ट का ही बात हो रहा है। So this is unreal. So the correct answer is option number two. This question is coming from the topic conditionals. ये आ रहा है आपके कंडीशनल्स टॉपिक से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। 5 टाइप के कंडीशन होते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिक्स्ड। सो वी हैव 1, 2, 3 and 5 types of conditionals. इस पे भी एक अलग वीडियो आएगा, only if you guys want it. So do comment in the comment box. चलो जी, तो having said that, let's move on to the next question, that is identify the correct sentence or sentences in the correct passive voice. Passive voice में देखना है, passive voice क्या होता है? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, एंड एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, एंड वी हैव बी प्लस बी थ्री। तो हैव यू बीन शोन द न्यू मशीन, बीन शोन पैसिव है, करेक्ट है। ही हेट्स पीपल, he hates people keeping him waiting. So we don't have B plus V3, so this is active voice, so this is not passive. So B option passive वाला नहीं है, तो option 2 गया, सिर्फ 2 ही गया। चलो, he was a mystery man, very little was known about him. He was a mystery man, very little was known, so B plus V3. So again, this is passive. So A and C option है क्या? Yes, we have A and C option. So option correct answer will be option number 4. Chalo. Second last penultimate question of this paper. That is second last question of this paper. Identify the sentences with correct question tag. Okay. Place this apple on his head. Don't you? अब यहाँ पर don't you. Don't you? Okay, fine. Let's start.
Shall we? Let us start. Let us start. Shall we? So this is correct. So B is correct. So option 2, option 4, and option A, option 1, ये सारे ओपन हो जाता है. ओके. देयर वाज नो आंसर. अब was है. देयर वाज नो आंसर. was there, तो यहाँ negation है. Was there, तो C is also correct. So B and C. Let me study. Won't you? Let me study. Won't you? अब यहाँ पर won't you नहीं, यहाँ पर आना चाहिए था may I. Let me study. Let me study. May I will be the more formal. इसमें may I will be the appropriate one. So I think the correct answer for 99 has to be option number 2. This has to be your correct answer. ठीक है. ओके जी. चलो, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. सो प्लेस दिस एप्पल ऑन हिज हेड. डोंट यू. अब यहाँ पर प्लेस दिस एप्पल ऑन हिज हेड. यहाँ पर आपका आना चाहिए था विल यू. ठीक है ना. यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी विल यू. प्लेस दिस एप्पल ऑन हिज हेड. नाउ दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको डोंट यू की जगह पर आना चाहिए था विल यू. दिस इज रॉन्ग. दिस इज करेक्ट. ठीक है. बाकी यहाँ पर आना चाहिए था मे आई. ठीक है ना. लेट मी स्टडी. मे आई, और वी कैन से वोंट यू भी चल जाएगा, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट वुड बी मे आई. ठीक है. मे आई. सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2. Let's look at the last question of the day and of this question paper also. तो वो कह रहा है select the sentence with correct question. Again question tag से ही related है. Okay. A woman buys a purse. A woman buys a purse. Doesn't she? I think this is right. Nowhere it is possible. Is it? Nowhere it is possible. Isn't it होना चाहिए था, तो this is wrong. He never spoke. He never smokes. Doesn't he? अब never आया है, तो यहाँ पर doesn't he is wrong. यहाँ पर होना चाहिए था डज ही. वी शैल रिटर्न सून. वी शैल रिटर्न सून. शांट वी. दिस इज करेक्ट. डू वी हैव एन ऑप्शन लाइक ए एंड डी? यस, वी हैव ए बी डी. तो यहाँ पर कुछ तो दिक्कत हुआ है. नो वेयर इट इज पॉसिबल. इज इट? ओहो, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मेरे से गलती हुआ है. आई जस्ट करेक्ट इट. अब यहाँ पर गलती क्या हुई मेरे से कि नोवेयर जो है, यहाँ पर निगेशन, जैसे यहाँ पर नेवर कर रहा है, यहाँ पर नोवेयर इज गिविंग अस द निगेशन. Hence, nowhere it is possible. And then no need to for isn't it? Is it? बिल्कुल सही है. So option A is correct, option B is correct, and option D also is correct. So three options are correct. The correct answer is option number 4. ठीक है. तो ऐसे ही हमने पूरा सेक्शन इंग्लिश का देखा हुआ है, एमपीएससी राज्यसभा मेंस का, जो कि 3 पार्ट्स में है. पहला, दूसरा और ये आज का तीसरा पार्ट था. आई जस्ट होप कि आप लोग ये सारे 3 वीडियोस, और आई suggest you strongly to watch all the 3 parts, so that आपको पूरा एनालिसिस समझ में आए, और आपको समझ में आए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में हम नया पेपर लेके आएंगे एमपीएससी मेंस का, और वी कैन गो फॉर कंबाइन ऑल्सो. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको एमपीएससी राज्य सेवा मेंस का चाहिए या एमपीएससी कंबाइन मेंस का. आपको इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश का पेपर चाहिए. ठीक है. तो वैसे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर मी. ठीक है. एंड मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू पेपर एंड न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस. टिल देन, हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू सो मच.